और भभुआ विधानसभा सीट उपचुनाव को लेकर जो गहमा गहमी है, जो वोटरों की तादाद है, जो सुरक्षा व्यवस्था है, हम तमाम बातों पर चर्चा करें और इसके अलावा जो रणनीति पार्टियों की तरफ से तय की गई है या इस चुनाव परिणाम के बाद क्या स्थिति होनी है बिहार में, इस पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। रवि उपाध्याय से हमारी पिछली बातचीत तो हुई थी, लेकिन इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसी बीच अररिया में मतदान को लेकर क्या उत्साह, ये हम आपको जरा बता दें, हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है। लोकतंत्र का महापर्व और इस महापर्व में मतदान जो है वो शुरू है। पहले सुबह 7 बजे से ये मतदान शुरू है और आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं आदर्श मध्य विद्यालय अररिया बाजार में। ये मतदान केंद्र संख्या 189 है और यहाँ पे बड़े तादाद में जो वोटर हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, बिना किसी काम के निपटाए हुए वो यहाँ पहुंचे हैं। हम ये बताइएगा कि इस बार वोट करने आई हैं, क्या आप लोग सोच के आई हैं, किस तरह के जनप्रतिनिधि चुनना चाहती हैं, क्या मुद्दा है यहाँ पे? सुरक्षा है जी, अच्छी सुरक्षा है यहाँ पे और हम लोग वोट देने आए हैं। तो सुबह का टाइम है, हम लोग सोचे अच्छे से वोट दे देंगे। इस टाइम में काफी भीड़ नहीं रहेगी जी। थैंक यू। लेकिन सबसे पहली बात है कि बिना जलपान, बिना कोई काम किए हुए वोट डालना कहीं न कहीं लोकतंत्र में आता है। जी जी, और ये हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल ये लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये यहाँ आई हैं। कुछ और भी यहाँ पे वोटर हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे अहम तस्वीर जो है हम बार बार दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो मतदान से जुड़े जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ बैठे हैं और बेहद शांतिपूर्ण तरीके से सुखद तस्वीर जो है यहाँ देखने को मिल रही है। हम यहाँ पे पुरुष वोटर हैं, इनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि ये लोग क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए ये तस्वीर। भैया ये बताइएगा कि आप हर साल वोट करते हैं, हर 5 साल पे वोट करते हैं, कैसा जनप्रतिनिधि इस बार चुनना चाहते हैं, क्या मुद्दा है यहाँ पे? प्रतिनिधि ऐसा हो कि जो सबका विकास करे, सब सेकुलर को लेके चले, सब समुदाय के लोगों का इज्जत एहतराम करे, बस यही। भैया किस तरह के वोट मतदाता चाहते हैं आप बाबा ये बताइए कि आपने कई बार वोट किया होगा, क्या आखिर क्या लगता है कि कौन सी चूक रह जाती है जिसके कारण से इस इलाके का विकास नहीं हो पाता है? चूक यही रह जाता है सर कि यहाँ कोई काम ढंग से कोई अफसर लोग नहीं करता है, नहीं करते हैं काम। क्या चल रही ये उम्मीदवार का जनता के प्रति कर्मठ नहीं होना, ये सबसे बड़ा कमी है उम्मीदवार का, जिस वजह से यहाँ विकास नहीं हो पाता। लेकिन इस बार उम्मीद है कि कम समय में ही यहाँ के जो सांसद चुने जाएंगे वो कुछ करेंगे। वो चलिए ये उम्मीद है और कहते हैं कि उम्मीद की अगर पूर्ति नहीं होती है तो फिर विकल्प चुना जाता है और वो भी दिन दूर नहीं है जब 2019 में लोकसभा का चुनाव होना है। और सीधे तौर पे यहाँ के कई वोटरों ने कहा है कि अगर आप बेहतर काम नहीं करेंगे तो 1 साल के अंदर हम आपका तबादला कर देंगे, आपको यहाँ से जो है कि बाहर कर देंगे, सत्ता के जो शीर्ष पे आपको बैठाएंगे उससे हम आपको उतार सकेंगे। तो खैर ये बड़ी बात है कि आखिर ये बात सोचना होगा यहाँ के जो जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। हालांकि इसका फैसला जो है वो 14 तारीख को होगा और उस दिन ये सामने आएगा बातें कि कौन यहाँ के नुमाइंदे बनते हैं और जो बनते हैं वो किस तरह से जनता की सेवा करते हैं। कैमरा पर्सन रमेश के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, अररिया। तो अररिया से ये वोटरों का मिजाज हम बता रहे थे कि किस तरीके से कौन कौन से मुद्दे उनके जहन में घर कर चुके हैं। तो क्या सेमीफाइनल की फाइट है और कौन कौन उम्मीदवार है ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। यहाँ जहानाबाद से भी हम बता रहे हैं कि अभिराम शर्मा एनडीए के उम्मीदवार है, सुदय यादव है महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, भभुआ से रिंकी पांडे हैं एनडीए के उम्मीदवार, महागठबंधन के शंभू सिंह पटेल लड़ रही हैं चुनाव। इन दोनों के बीच में सीधा मुकाबला है। अररिया लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, बेहद महत्वपूर्ण है ये सीट और इस लिहाज से इसके बारे में हम आपको ज्यादा जानकारी भी दिखा रहे हैं और ज्यादा फोकस भी कर रहे हैं क्योंकि अररिया वो सीट है जिसको लेकर दोनों ही पार्टियों के तरफ से जीत का दावा किया जा रहा है। लेकिन बाजी कौन मारेगा ये तो आगे की बात है। लेकिन आज जो वोटर की बातें आप सुन रहे हैं उसको देखकर आपको मोटे तौर पे अंदाजा लग भी जाएगा। तो ये सेमीफाइनल की फाइट है, इसे उपचुनाव के तौर पे बस मत देखिए, इस चुनाव का बेहद महत्व है। शैलेंद्र का हम रुख करेंगे, लेकिन इस बीच ये जानना जरूरी है कि अररिया को लेकर जो गहमा गहमी है वो किस तरीके से अब आगे बढ़ेगी। रवि जी से पिछली दफा जब बातचीत हो रही थी, रवि जी हम किसी और रणनीति और किसी और मसले पे बातचीत कर रहे थे, किसी और एंगल में, लेकिन यहां ये भी जानना जरूरी है
कि अररिया लोकसभा सीट तो वो सीट है जिसे 2000 चुनाव के मोदी लहर में भी बचा लिया था आरजेडी ने। तस्लीमुद्दीन के बल पे उन लोगों ने चुनाव जीत लिया था। तो क्या माने कि उस लिहाज से देखें तो राहें आसान है या दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है? देखिए, अररिया सीट को बहुत समझने की जरूरत है। बिल्कुल। वो अररिया सीट तस्लीमुद्दीन साहब का सीट हुआ करता था। हाँ। वहां से तस्लीमुद्दीन साहब के बेटे सरफराज जी चुनाव लड़ रहे हैं। सरफराज जी इससे पहले जनता दल यूनाइटेड में थे। पाला बदल के चुनाव का वो चले आए इधर, आरजेडी में उन्होंने ज्वाइन कर लिया और आरजेडी से वो लड़ रहे हैं चुनाव अररिया से। ठीक है। यहां पर अभी उपचुनाव होने के दौरान ही वहां पर अररिया सीट में तस्लीमुद्दीन साहब से पहले वहां पर संभवतः सुखदेव पासवान एमपी हुआ करते थे और वो करीब पांच बार वहां से संभवतः आगे वहां से जीतते रहे। तो वो अब समझने की बात होगी, वो भी अब पाला बदल करके आरजेडी में चले आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट उस क्षेत्र में होगा। अब आप देखेंगे वहां से पप्पू यादव ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर रखा है। तो वो सब मिला जुला करके आप वहां देखेंगे तो प्रदीप सिंह पिछले चुनाव में वहां तस्लीमुद्दीन साहब से हार गए थे। उससे पहले वो प्रदीप सिंह वहां से एमपी हुआ करते थे। बिल्कुल। सुखदेव सिंह इधर चले आए आरजेडी में पाला बदल करके। सरफराज जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के वहां का जो गणित है वो बहुत ही अजीबोगरीब गणित है, पेचीदा हो चुका है, अजीबोगरीब हो चुका है। लेकिन इस बीच अगर रवि जी आपने सुना होगा वोटरों को, तो हालांकि हम ज्यादा खुल के तो बोल नहीं सकते, लेकिन आपने वोटरों के मिजाज के तौर पे जान लिया होगा कि उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन एक आंकड़ा हम दर्शकों को बता भी दे कि 41% वहां पे मुस्लिम बहुल इलाका है और यही वजह है कि आरजेडी अपना कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में रहती है जहां भी एमवाई समीकरण हो। तो इस लिहाज से भी क्या आरजेडी को कॉन्फिडेंस होगा और वो चाहेगी कि जो पुरानी हमारी रणनीति है उसी को हम दोहराएं? जी, तो हाँ, तो 41% मुस्लिम है तो 10% यादव भी हैं। बिल्कुल, दलित की भी संख्या। और जी और उसके बाद ईबीसीएस भी है वहां पे 20% और दलित वहां 10 से 15% हैं। तो अभी आप देखेंगे कि जीतन राम मांझी जी पाला बदल करके राजद में चले आए हैं। हाँ। तो यह भी एक इंपैक्ट होगा। अब वो कितना प्रभावी होगा, वैसे रामविलास पासवान जी एनडीए के साथ हैं, तो ये भी देखने वाली बात होगी कि मांझी जी क्या कुछ कर पाते हैं या पासवान जी क्या कुछ कर पाते हैं। ये तो समय बताएगा, वो जब परिणाम इसका आएगा तब 2 दिन बाद। बिल्कुल बिल्कुल, हमें थोड़ा इंतजार तो करना होगा। लेकिन फिर से एक बार वोटरों की बातें सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और शायद उन बातों से ही हम थोड़ा अंदाजा लगा पाएंगे कि 2 दिन की बाद की जो तस्वीर होगी वो कैसी तस्वीर होगी। अमित लगातार अररिया से हमारे साथ बने हुए। अमित, आप तो कल से ही है वहां पे, तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? कुछ पिछले चुनावों से अलग तस्वीर उभरकर निकलकर सामने आ रही है या वही पुरानी बातें, वही मुद्दों की बात आज तो होगी, लेकिन जब चुनाव परिणाम आएगा तो कुछ और बातें, कुछ और वही पार्टियों के ध्रुवीकरण के चक्कर में पब्लिक का फंस जाना, वही मजहब के नाम पे वोट देना? देखिए रीमा, सबसे अहम बात आपने की है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है तो जो चुनाव आता है तो उस दौरान जो है कई तरह के मुद्दे जो है वो ज्वलंत मुद्दे बनकर करके सामने आते हैं। चाहे शिक्षा की बात होती है, स्वास्थ्य की बात होती है, नाली गली की बात होती है, बिजली की बात होती है, या बेरोजगारी की बात होती है, नशा होता है, अहम मुद्दा होता है, भ्रष्टाचार अहम मुद्दा होता है। तो कई तरह के मुद्दे जो हैं वो सामने निकल करके आते हैं और उस पर चर्चा परिचर्चा तमाम तरह की चीजें होती है। जैसे जैसे राजनेता आते हैं, चुनावी माहौल बनता है, चुनावी सभाएं होती है, तरह की वादे किए जाते हैं, वादों की झड़ी लगाई जाती है। लेकिन इन सब के बाद जनता का मिजाज, जो वोटर होते हैं उनका मिजाज क्या कहता है, इसे हम भापने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। और यहां पे जो जनता का मूड है वो ये कहता है कि इस बार इन लोगों ने ठाना है कि विकास जो है उसकी राह पे चलना है, विकास करे ऐसे जनप्रतिनिधि चुनना है। भ्रष्टाचार, चूंकि कई चीजें जो है जब वो काम कराने जाते हैं, खासतौर पे जब कचहरी से जुड़े काम कराने जाते हैं तो वहां पे पैसे की डिमांड की जाती है, जमीन से जुड़े काम कराने जाते हैं तो वहां पैसे की डिमांड की जाती है। तो ऐसे अधिकारियों पर भी नकेल कसना ये चाहते हैं और वो तब संभव होगा जब उनके जनप्रतिनिधि जागरूक होंगे। जहां तक बात अभी हमारे जो गेस्ट हैं, अतिथि जो हैं, वो कह रहे थे
कि तस्मुद्दीन साहब की बात की जा रही थी। हालांकि ये चुनावी मैदान है, यहाँ मतदान हो रहा है, यहाँ इन तरह की बातों को खुल करके कहना बेहतर नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सिंपैथी की बात की जा रही है, सिंपैथी गेन करने की कोशिश लगातार की जा रही है। इस इलाके में खुद तेजस्वी यादव ने काफी दिनों तक भ्रमण करने का काम किया, दौरा करने का काम किया, उनके साथ जीतन राम मांझी भी आए। और जहां तक बात रही महागठबंधन के साथी, भले ही रामविलास पासवान हो, लेकिन रामविलास पासवान का कोई दौरा नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं उसका असर यहाँ पे देखने को जरूर मिल रहा है। और यहाँ के जो वोटर है उनका कहना है कि उनकी बातों को सुनने की कोशिश लगातार जो है तस्मुद्दीन साहब के द्वारा की जाती थी, लेकिन अब फिजा बदली है। अब वो चाहते हैं कि सिर्फ बातों से बात नहीं बनने वाली, कामों से बात बनना है। और इसी वजह से यहाँ विकास के जो काम करने वाले जनप्रतिनिधि है उसे ये लोग चुनना चाहते हैं। और एक बार तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं खुद यहाँ पे दिन चल रहा है। पहले सुबह से यहाँ पे जो वोटर हैं वो यहाँ आ चुके हैं और अब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दिन जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे उत्सुकताएं जो है वो बढ़ती जा रही है वोटरों की। हम कुछ वोटर से बात भी कर लेते हैं, जान भी लेते हैं। ये बताइएगा भैया कि किस तरह के जनप्रतिनिधि आप लोग चुनने आए हैं इस बार? विकास के मुद्दा पर चुनने आए हैं। विकास के मुद्दे पे आप युवा हैं, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है इस इलाके में, क्या आप कैसे जनप्रतिनिधि चुनेंगे जो आप लोगों को रोजगार दे, जो आप लोगों को काम लेके आए हैं? उसी को चुनेंगे जो काम करेगा, यहाँ जो रोजगार देगा उसी को देंगे वोट। यहाँ एक चीजें जो है वो सामने आई थी, नशा को लेकर के महिलाओं में काफी रोष है कि यहाँ नशा काफी तेजी से युवाओं को अपनी चपेट में ले चुका है। गुजरात मॉडल लागू करे नशाबंदी पर तो बढ़िया रहेगा। यह तो तानाशाह मॉडल है यहाँ के। चलिए, तो ये लोकतंत्र की तस्वीर जो है वो बेहतर तस्वीर है कि जो वोटर हैं वो अब जागरूक है, वो अब किसी की बातों में नहीं आते, जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके यहाँ वोट कास्ट करने आए हैं। और खास तौर पे ये बीड़ा जो है महिलाओं ने उठाई है। हालांकि अभी महिलाओं की जो कतार है वो थोड़ी कम हो गई है, लेकिन सुबह रीमा आपने जब बुलेटिन की शुरुआत करी थी उस समय आपने भी देखा कि किस तरह से महिला वोटर जो है वो एक्टिव थी। वो कह रही थी कि उनके ऊपर जो जिम्मेवारी है लोकतंत्र को मजबूत करने की, वो उसकी सबसे पहला उनका दायित्व बनता है। और सारे कामकाज छोड़ करके महिलाएं जो है वो इस मतदान केंद्र पे आई थी और यहाँ आकर के उन्होंने अपना वोट कास्ट कर लिया। तो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन महिलाओं ने तो कर लिया, अब पुरुषों की बारी है। और यही वजह है कि पुरुषों की ये कतार जो है हमारे पीछे आप जो देख रही है वो यहाँ देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात आखिर, लेकिन ये खूबसूरती और बढ़ जाएगी अगर लोग या फिर महिलाएं अपनी सूझबूझ, अपनी समझ का परिचय दें और उस तरीके से ही वोटिंग करें ताकि कुछ बदली तस्वीर देखने को मिले। इसी बीच जहानाबाद से एक बार फिर हम ऐसी खबर दिखा रहे हैं, यानी ईवीएम की खराबी की खबर एक बार फिर से मिल रही है। कई जगहों पे, एक बूथ पे नहीं बल्कि कई जगहों पे खराबी देखने को मिल रही है। ईवीएम बदलने की प्रक्रिया में प्रशासनिक टीम जुट चुकी है। मेघरिया गांव के बूथ संख्या 280 पर ईवीएम खराब है, दूसरे ईवीएम की कराई जा रही है व्यवस्था। लेकिन अगर आप ये खबर देख रहे हैं तो ज्यादा परेशान ना हो, आप जाएं बूथ पे, क्योंकि कुछ ही देर में जरूर इसे दुरुस्त कर लिया जाएगा और आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं फिर से लाइव। शैलेंद्र, जहानाबाद के कई जगहों से बूथ पे ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही है जहां ईवीएम खराब हो चुका है, इसको लेकर क्या वहां पे प्रशासनिक टीम की तरफ से कवायद? जी रीमा, पूरी कवायद है ईवीएम ठीक करने की। जैसे हम एक बूथ पे गए तो वहां लगभग 45 मिनट के बाद मतदान शुरू हुआ था, लेकिन चीजें ठीक हो गई। इसी तरह से जो कंट्रोल रूम बना है वहां लगातार सूचनाएं आ रही है, वहां से चीजें ठीक हो रही है। हमारे साथ कुछ एक हम दिखाना चाहें किस तरह लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये मतदान करने आए हैं सियाराम जी यादव जी, और वो हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे, क्या मुद्दा लेके आए हैं मतदान करने के लिए? मैदान करके वोट देने के लिए आए हैं जी। तो क्या कुछ सोचा है आपने? हाँ, जो विकलांग है भैया है जी। तो कितना दूर, कितना चल के आप आए हैं यहाँ पे? इतने मुदारपुर से आए हैं चल के। अच्छा, कुछ महिलाएं भी हैं, जिन महिलाओं की बात, आधी आबादी की बात हो रही थी। आप लोगों ने वोट डाल दिया? इतनी दूर नहीं चल हो रहा है, रोड से आए हैं वोट देवे। कैसे वोट दे दिया है आपने? तो आप लोगों ने जब वोट दिया तो कुछ मांग थी, कुछ मुद्दा था, क्या चाहती हैं? मांगते ना बाबू, अली का है, दावा है, बीरो है, अब ना है, गरीब आमदी ही है। अब बेटा एगो है पिल्लुआ, कोई कमाई वाला ना है। अच्छा, आपको मदद चाहिए, सरकारी मदद चाहिए। आप वृद्धावस्था पेंशन की बात? हाँ, इसमें वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है कितना दिन से, मर रहा है, दावा बीरो भी है।
अच्छा, दवा की भी तो कुछ युवा भी हमारे साथ हैं जिन ये है कि आप क्या सोच के मतदान करें, पहली बार मतदान कर रहे हैं? जी, तो क्या सोच के आए हैं, क्या मुद्दा बस यही कि जो मतलब सही है उसको वोट दें और उसको विजय बनाएं। अच्छा, विजयी बनाए। जब आपका प्रत्याशी चुना जाएगा, जो 14 तारीख का रिजल्ट आएगा, और उसके बाद क्या उम्मीद होगी आपकी? आपको उम्मीद तो हम लोग यही लगा के रखे हुए हैं कि मतलब जिसको दे रहे हैं और बनेगा तो हमारे लिए कुछ करेगा, जनता के लिए। अच्छा, कुछ जनता के लिए कुछ करे। कुछ और युवा हैं जो आए हैं और ये यहाँ पर कि इनसे हम बात करते हैं, ये पहली बार मतदान कर रहे हैं, क्या सोचकर आप यहाँ पे? क्या सोच कर आएंगे? हाँ, क्या चाहते हैं आप अपने प्रतिनिधि से? जो हमको मिलेगा वही ना चाहेंगे। अच्छा, जो क्या मिलेगा? कुछ बेरोजगारी की समस्या है, पढ़ाई की समस्या है, या किस तरह की समस्या है यहाँ पे है? पढ़ाई का समस्या है। पढ़ाई की समस्या है। तो यहाँ पे ये जो युवा हैं, इनका कहना है कि हम विकास चाहते हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, हम आपका फिर से रोक करेंगे और लोगों की बातचीत भी जानेंगे, लेकिन यहाँ पे जब हम लोगों से बातचीत करें और भभुआ की तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पे दर्शकों के सामने जब ये खूबसूरती हम आपको दिखा रहे हैं, सुबह से ही लोग कतारों में हैं, वोट दे रहे हैं। कहीं से भी आपको देख के नहीं लगेगा कि ये उपचुनाव की तस्वीर है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में, जिसका मैं बार बार जिक्र करी कि निर्वाचन आयोग की तरफ से जागरूकता इस तरीके से वोटिंग को लेकर कि उपचुनाव में भी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। संजय जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, हम बिहारियों के पास एक गुरूर है कि हमें राजनीतिक तौर पे बड़ा परिपक्व माना जाता है, लेकिन पिछले 2015 के चुनाव के अनुभव से मैं ये कह सकती हूं, जब मैं लोगों से बातचीत कर रही थी या फिर सीमांचल इलाके में जब मैं गई, तो बड़ा आहत मन हुआ कि वहां पे कोई आपको आम पब्लिक नहीं मिलने वाला, हर आदमी किसी न किसी पार्टी का कार्यकर्ता है, और ये बड़ा दुखद पहलू है, और शायद यही वजह है कि पार्टियां इसका फायदा उठा लेती है। आप कितना इससे सहमत हैं? नहीं, इससे भी थोड़ी चीजें और आगे बढ़ती हैं। हाँ। वो पार्टियों के प्रति ही वो नहीं निष्ठावान होते हैं, बल्कि वो व्यक्ति विशेष के प्रति भी निष्ठावान होते हैं कि मैं इसका आदमी हूं, वो इसके आदमी हैं। तो जब आप व्यक्ति में बट करके रह जाएंगे, जब पार्टियों में आप बट करके रह जाएंगे, तो फिर आपके मुद्दे जो हैं वो डाइल्यूट हो जाएंगे, आपके मुद्दे जो हैं वो शिथिल पड़ेंगे। और यही तो होते रहा है बिहार के साथ। जनप्रतिनिधि जो भी होते हैं इसी का तो फायदा उठाते रहते हैं कि ठीक है, ये मुखर रहेंगे, ये मुद्दों के लिए जैसे कि चिंतित भी रहेंगे। अभी आपकी तस्वीर आ रही थी, वो उनको जरूरत है सरकारी मदद की, सरकारी मदद उनको नहीं मिल रही है, लेकिन उस मदद के लिए जब उनको वक्त आता है कि चुनना है कि किस व्यक्ति को चुने, जिसकी वजह से वो व्यक्ति हमारी पीड़ा को, हमारे दर्द को वो समझेगा और हमारी मदद करेगा, हमारे मुद्दे को सोल्व करेगा, वहां पर चीजें बढ़ जाती है और वहां पर पार्टियां आगे हो जाती हैं, वहां पर व्यक्ति आगे हो जाता है, वहां पर जातियां आगे हो जाती है, वहां पर मजहब आगे हो जाता है। यही तो विडंबना है कि लोकतंत्र की इतनी परिपक्वता के बाद भी कम से कम मैं तो कह रहा हूं कि एक अच्छी शुरुआत इस बार के मैं देख रहा हूं कि जिन लोगों से भी बाइट लिया जा रहा है वो विकास की बात तो कर रहे हैं। बिल्कुल। अब वो विकास कौन करेगा, ये समझने की बात है। तो एक बाई इलेक्शन में एक सही बात है कि पार्टियों का तो लिटमस टेस्ट होगा ही, कैंडिडेट का भी लिटमस टेस्ट होगा कि अगर एक साल में अगर वो कुछ बेहतर नहीं कर पाते हैं तो शायद मैं समझता हूं कि जनता अपने को ठगी हुई महसूस करेगी, और एक साल का वक्त बहुत ज्यादा वक्त नहीं होता है, तो जनता भूलेगी भी नहीं कि ये कौन कौन से वादे करके हमारे पास से गए थे। क्योंकि मेरा सवाल इसलिए था कि आप बिहार के किसी भी इंटीरियर इलाके में चले जाइए, कितने भी, जहां पे कोई सुविधा नहीं, सड़क की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, लेकिन खबरें आम पब्लिक को सब कुछ पता होती है, कौन किस पार्टी में है, किस पार्टी में क्या फेरबदल हो रही है। ये सारी चीजें जानने के बाद मन वही, मैं फिर से दोहराऊंगी कि मन वहीं पे आहत होता है कि जब लोग वोट करने जाते हैं तो किसी न किसी के मुरीद हो जाते हैं। नहीं, देखिए होता क्या है कि जनप्रतिनिधि इस बात के बड़े माहिर खिलाड़ी होते हैं कि हम कैसे लोगों की गोलबंदी कर करके उनके वोट को हमने तरफ, कोई मुद्दा उछाल देंगे, कोई ऐसा स्लोगन दे देंगे, कोई ऐसा उन्माद पैदा कर देंगे, कोई ऐसा टचिंग वर्ड बोल देंगे, कोई ऐसा इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर देंगे कि जनता उसमें उलझ जाती है। और मैं तो कह रहा हूं कि वहीं पर तो जनता को सतर्क रहने की जरूरत है। ठीक है, सारी चीजें रहे, अगर बिहार के राजनीति में जातीय सच्चाई है, आप इस सच्चाई को रखिए, लेकिन सड़क जब बनेगी तो सब लोग चलेंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी तो सबके बच्चे पढ़ेंगे, अगर स्वास्थ्य सुविधा होगी तो सबको उसका लाभ मिलेगा। इन मुद्दों को आप आगे रखिए, प्रतिनिधि जो हो, जिनको भी आप चुनना हो, और इस पर जब आप एक दबाव बनाए रखेंगे तो आपके प्रतिनिधि दिन में हो या रात में हो, आपके मुद्दे को लेकर के चिंतित रहेंगे कि जनता अब जाग गई है, और अगर हम इनको मुद्दे से भटका करके जिस तरह से हम वोट लेते रहे
हैं, हम इनको नहीं भटका पाएंगे। तो आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं रीमा जी कि लोकतंत्र के इतने दिनों के बाद भी आज भी लोग मुद्दे को क्यों भूल जाते हैं चुनाव के वक्त, और फिर वही रटा रटाया हुआ जो फॉर्मूला जो पार्टियों के पास या कैंडिडेट के पास होता है उसमें उलझ करके जाते हैं और अपने वोट को बर्बाद कर देते हैं। मैं तो ये कटु शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। तो मैं कहता हूं कि अब जनता जगी है, और जगी है तब तो विकास विकास की बात करने लगी है ये। लेकिन अब इसमें जनप्रतिनिधि पर वो कितना दबाव जनता बना पाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चलिए हम आपका फिर से रोक करेंगे, लेकिन इस बीच तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। अमित और जहानाबाद से शैलेंद्र तो लगातार बने हुए हैं, वहां की बातें भी हम सुनवा रहे हैं, लेकिन रवि जी लगातार हमारे साथ बने हुए। रवि उपाध्याय जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। रवि जी, जिस मसले पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि पब्लिक कहां चूक जाती है, क्योंकि बिहार में अमूमन यही कहा जाता है कि बच्चा तो पालने में राजनीति सीख लेता है और सब कुछ वो समझता है, सब कुछ जानता है। इसका बार बार हम उदाहरण भी देखते हैं बिहार में कि पूरे देश में कोई और रणनीति, पूरे देश में राजनीति करने का कोई और तरीका, लेकिन जब वो रथ बिहार पहुंचता है तो कहीं ना कहीं उसे झटका लगता है। और ये बिहारियों के जागरूक होने का परिणाम और जागरूक होने का मिसाल भी पेश होता है बार बार। लेकिन वही बात फिर से कि कहां पे पब्लिक चूक जाती है, किस तरीके से वो रणनीतियों को कई दफा समझने में भूल कर जाती है कि जिससे उसी को खामियाजा उसका उठाना पड़ता है, यानी विकास की बातें नहीं हो पाती है। जहां वाईफाई 2015 तक ये कहा गया कि वाईफाई के नाम पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, आज फिर देखिए उपचुनाव में मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है ये जानकर कि फिर से लोग वही सड़क, वही नाली, वही सुरक्षा व्यवस्था का रोना रो रहे हैं। देखिए, ये मुद्दा कभी खत्म होने वाला नहीं है। 2014 के चुनाव में क्या हुआ था, वो क्या नारा था हम लोगों का, सबका यही था विकास। 2015 का चुनाव हुआ, आप देखिए विधानसभा का, उसमें क्या हुआ, उसका परिणाम तो जग जाहिर है कि 2015 के चुनाव में महागठबंधन बनी और महागठबंधन ने रोक दिया। तो ये तो यहां जब बिहार में जो राजनीति है, या बिहार की ही बात नहीं करें, देश में सभी जगह पर जात पात और इसी नाम पर ये राजनीति होती है, कोई बिहार इससे अलग नहीं है। हाँ। उत्तर प्रदेश में आप देख लें, बगल के जहां पर भी देख लें, आप किसी अन्य राज्यों में आप देखें चुनाव में, तो चुनाव में जात पात होता ही है। उसमें कहीं अब ये हमारी विवेक पर है कि हम किसको चुनते हैं और कैसे अपना मत का इस्तेमाल करते हैं, या फिर नोटा करते हैं, क्या करते हैं, ये तो हमारे विवेक पर है। लेकिन विकास तो की बात तो हुई 2014 में, तो हम लोग सब लोग जानते हैं विकास पर ही वो इतना प्रचंड बहुमत मिला। लेकिन 2015 में देखिए यहां पर महागठबंधन की सरकार बनी और वो चली गई। अब देखिए नया समीकरण बना है प्रदेश में, फिर से नया समीकरण बना। आप 2010 को देखें, लोग प्रयोग को स्वीकारते भी हैं। बिहार प्रयोगशाला कुछ सालों से बना हुआ है और इस प्रयोग को लोग स्वीकारते भी अलग अलग। 2010 में, अब 2010 में आप देखें, हाँ। 2010 में क्या हो, 2010 में देखिए 2010 का राजनीतिक समीकरण उल्टा था। उस समय जेडीयू और बीजेपी साथ में थी, तो वो सबको रोक दिया गया था। वो सरकार थी एनडीए की बनी थी।